नमस्कार दोस्तों, प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का आर्टिकल है रिक्लेमिंग सार्क्स फ्रॉम द एसेज ऑफ 2020। तो इसमें सार्क के ऊपर बात की गई है, सार्क के अस्तित्व के बारे में बात की गई है और बताया गया है कि सार्क का अस्तित्व किस तरह से खतरे में पड़ा हुआ है और अब ज़रूरत है कि उसे हम फिर से पुनर्जीवित करें, उसे हम उसकी राख से निकाल के लाएं और उसमें नई जान डालें। तो इस हेडिंग के साथ इस आर्टिकल की शुरुआत की जा रही है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। सार्क के बारे में बताई गई है, सार्क की कमियों के बारे में बताई गई है, सार्क का जो पोस्टपोन होती रही है मीटिंग उसके बारे में बताई गई है। जो सार्क के बारे में बात हो तो इंडिया के बारे में बात ना, ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के बारे में बात की गई है, इंडिया का जो रोल रहा है उसके बारे में बात की गई है, इंडिया आगे कर क्या सकता है सार्क में उसके बारे में बात की गई है, पाकिस्तान के रोल के बारे में बात की गई, बाकी जो सार्क के नेशंस हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है। चाइना एक फैक्टर रहा है, चाइना के बारे में बात की गई है इस आर्टिकल में। तो ओवरऑल ये बताने की कोशिश की गई है कि इंडिया इसे एक बहुत ही अच्छे मंच के रूप में यूज़ कर सकता है आने वाले दिनों में, ताकि वो अपने प्लान को, अपने जो गोल्स हैं उसे पूरा कर सके। तो एक सजेशन दिया गया है, कुछ बहुत कमियां गिनाई गई है, इस तरह से इस आर्टिकल को कंप्लीट किया गया है। तो आर्टिकल पूरी तरह से बैलेंस्ड है, इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस आर्टिकल में राइटर सार्क के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं। रिक्लेमिंग सार्क्स फ्रॉम द एसेज ऑफ 2020, 2020 की राख से सार्क को पुनः प्राप्त करना। तो हेडिंग से क्लियर है कि सार्क का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया, अब उसे फिर से हमें प्राप्त करना है। तो उसको हमें उसकी राख से प्राप्त करना है, मतलब वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया है, वहाँ से उसे उठा के लाना है और फिर से उसमें नई जाल डालनी है। तो इसमें जो सजेशन दिया जा रहा है वो ये है कि मायूसी के बावजूद इसके अस्तित्व का औचित्य बरकरार है। माना कि मायूसी छाई हुई है सार्क को लेके अब वो उत्साह नहीं रहा जब वो बना था तो लोगों के अंदर था, उसके बावजूद भी इसका अस्तित्व आज भी बरकरार है। हमें नहीं बोल सकते कि सार्क पूरी तरह से खत्म हो गया, आज भी सार्क अस्तित्व में है और भारत इसे अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए एक मंच के रूप में उपयोग कर सकता है। अगर भारत चाहे तो अपनी जो ग्लोबल एम्बिशंस है उसे पूरा करने के लिए एक स्टेज के रूप में इसका यूज़ कर सकता है सार्क का। तो पहली बार शुरू होने के 36 साल बाद दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन पानी में मृत हो गया। तो पहली बार जब ये शुरू हुआ था तो उसके 36 साल के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जो सार्क है वो पूरी तरह से डेड हो चुका है, वो पूरी तरह से मरा हुआ दिख रहा है। वो अपीयर तो है, वो दिख तो रहा है, लेकिन वो निष्क्रिय हो चुका है। अब उसमें वो जान नहीं रही जो होनी चाहिए। तो जो 2020 रहा है उसको मार्क किया गया है एक मार्क ईयर के रूप में। ये लगभग 6 साल बाद ऐसा हुआ है कि जब लीडर्स, 8 देश को जो लीडर्स थे वो मिले एक दूसरे के साथ। 6 साल के बाद ऐसा हो पाया। और जो इसके जो आगे के जो एविडेंस दिखाई दे रहे हैं वो और भी खतरनाक है, उसकी पोजीशन के लिए और भी खतरनाक है। इसमें हुआ है कि जो कि चाहिए था कि सार्क के जो नेशन है, जो जिनको एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए था लेकिन वो मिल नहीं पाए, सार्क के नेशन जब इसका चार्टर डे रहा है 8 दिसंबर को, उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर किया कि जो इंडिया की पोजीशन है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर, स्पेशली पाकिस्तान के बारे में, वो आज भी वही है जो 2016 में थी। एक्चुअली 2016 की जो सार्क समिट हुई थी उसको इंडिया ने अटेंड करने से मना कर दिया था, बोला था कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम पाकिस्तान में मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। तो इंडिया बोला आज भी हमारा स्टैंड वही है, हम उसी पे कायम है, क्योंकि इस साल पाकिस्तान फिर से सार्क को होस्ट करने जा रहा है। तो इंडिया ने पहले ही बोल दिया कि हमारा स्टैंड ऑलरेडी क्लियर है, इसलिए हम इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। तो इस साल की जो मीटिंग होने वाली है वो भी लगभग पोस्टपोन हो जाएगी, ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये जो चीज़ें दिखा रही है, इससे जो पता चल रहा है कि ये जो ग्रुप है ये अब शायद बड़ा मुश्किल है इसके लिए कि फिर से एक साथ असेंबल हो पाए। जब तक कि इसके सारे लीडर इस बात पे एग्री ना हो जाए कि हमें असेंबल होना है, इसको असेंबल करना बहुत मुश्किल है। और फ्यूचर में भी ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है, फ्यूचर में भी इसके असेंबल होने की संभावना बहुत ही कम दिख रही है। तो जो मीटिंग के ऊपर जो बादल मंडरा रहे हैं उसका क्या रीज़न है वो थोड़ा देख लेते हैं कि पिछले सालों में, पिछले जो पास्ट ईयर हुए हैं, पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया के जो इशूज़ हैं वो हमेशा इस मीटिंग पे इम्पैक्ट डालते रहे हैं। जो सार्क की मीटिंग होती है उस पर हमेशा इन दोनों के इशूज़ भारी पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मीटिंग कैंसिल हो जाती है। और इसकी वजह से जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है। वो क्या करती है, जो सार्क के जो साउथ एशिया के जो देश हैं उनके साथ अकेले में बात करती हैं, कलेक्टिवली वो कभी उनके साथ बात नहीं कर पाती हैं। अब वो क्या करती हैं कि कंट्रियों को अलग अलग या छोटे छोटे ग्रुप में करके उनको डील करती हैं या उन्हें अकेले डील करती हैं। अब जो 2020 का इवेंट हुआ है, कोरोना वायरस की वजह से चाइना का एग्रेशन भी बढ़ा है LAC पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो इस वजह से जो स्पॉटलाइट दिखा है उसमें ये बात तो क्लियर हो गई है कि मोदी गवर्नमेंट को फिर से इस पर सोचने की ज़रूरत है, अपने स्टैंड को क्लियर करने की ज़रूरत है LAC को लेकर, सार्क को लेकर। और उन्हें एक ट्रेंड बनाने की ज़रूरत है, रिवर्स ट्रेंड बनाने की ज़रूरत है, जो कि हमेशा चला रहा है कि जब भी कोई मीटिंग होगी उसे कोई ना कोई देश पोस्टपोन करा देगा। तो उस मीटिंग को चेंज करने की ज़रूरत है, उस ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है और फिर से कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जो पूरे ट्रेंड को बदल कर रख दे और फिर से सार्क में एक नहीं जाना चाहे। इंडिया की जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, स्पेशली टेररिज्म को लेके या टेरिटोरियल क्लेम को लेके, तो इस वजह से या फिर जो उसका रोल है कि सार्क का जो इनिशिएटिव है कनेक्टिविटी को लेके या ट्रेड को लेके जिसको वो ब्लॉक करता रहा है पाकिस्तान, ये सबको पता है। इसमें नया क्या है, ये सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहा है।
इसके अलावा जो इंडिया ने रिफ्यूज़ किया है कि वो अलाउ नहीं करेगा पाकिस्तान को कि वो सार्क को होस्ट करे, क्योंकि जो प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान को सार्क होस्ट करने का मौका मिलता है तो उसके पास एक वीटो पावर आएगी, जिसकी वजह से सारे सार्क के प्रोसेस को होल्ड कर देगा, वीटो कर देगा। तो इस बात का एक डर है, इस वजह से इंडिया इस बात से रिफ्यूज़ कर रहा है कि पाकिस्तान सार्क को होस्ट करे। अभी जो क्लेम है मोदी गवर्नमेंट का, ये पूरी तरह से कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। ये किसी हद तक किसी भी तरह से लॉजिक नहीं लग रहा है, किसी भी तरह से एक तर्क संगत लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट और उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो SCO की मीटिंग तो अटेंड करते हैं, जबकि उसमें उस समय अटेंड करते हैं जबकि उसमें ऑलरेडी पाकिस्तान भी होता है, पाकिस्तान उनका काउंटर पार्ट है, फिर भी वो SCO की मीटिंग अटेंड करते हैं, उस समय अटेंड कर रहे हैं। जबकि नवंबर में अभी भी मीटिंग हुई है SCO की, उसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट के जो हेड है वो मीटिंग में आए थे। वहाँ पे न्यू दिल्ली ने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको इन्वाइट भी किया कि वो आइए, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने एक ऑफिशियल को भेज दिया। जबकि चाइना ने ऑलरेडी लद्दाख में या गलवान में एक बहुत ही खतरनाक खूनी खेल खेला हमारे साथ। एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा चाइना के साथ, लगभग सालों तक रहा है, लगभग पिछले 1 साल में ये चीज़ें चलती रही हैं। उसके बाद भी इंडिया ने कभी डिक्लाइन नहीं किया कि चाइना के साथ वो मीटिंग नहीं करेगा, SCO में नहीं जाएगा। SCO में इंडिया गया चाइना के साथ। उसके अलावा जो इंडिया, चाइना और रसिया की जो एक ट्राइलेटरल ग्रुप है उसमें भी गया, G20 ग्रुप में भी गया, अदर ग्रुप्स हैं उनमें भी जाता रहा है। तो जो कंसर्न है ओवर टेरिटोरियल क्लेम का, वो बंद नहीं हो सकता मोदी गवर्नमेंट का। फॉर एंगेजिंग विद नेपाल, अच्छा नेपाल के साथ भी देख लीजिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। नेपाल ने ऑलरेडी टेरिटोरियल क्लेम किया है मोदी गवर्नमेंट पे, बोला है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने हमारी बहुत सारी टेरिटरी को हड़प लिया। उसके बावजूद भी हम KP शर्मा ओली से मिले, KP शर्मा ओली ने मैप बदल दिया अपना, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस कर दिए इंडियन टेरिटरी को लेकर। उसके बावजूद भी हमें KP शर्मा ओली से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, हम KP शर्मा ओली से मिल रहे हैं बार बार, वो इंडिया आ रहे हैं, वहाँ पर भी मिल रहे हैं, हम नेपाल में भी जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी मिल रहे हैं, उनसे फ़ोन पर बात कर रहे हैं, हम उनसे सब कुछ कर रहे हैं। जब पेंडेमिक आया पूरी तरह से और उसने एक मल्टीनेशनल समिट को ऑनलाइन करने के लिए मजबूर कर दिया कि हर एक समिट अब ऑनलाइन होने लगी, तो इसमें एक बड़ा अजीब लग रहा है जान के कि इंडिया सार्क की मीटिंग में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा है, जबकि ये भी मीटिंग ऑनलाइन होने वाली है। चलो माना कि सिर्फ पाकिस्तान होल्ड कर रहा है, लेकिन मीटिंग तो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन भी अटेंड नहीं करना चाह रहा है। जबकि अगर ऐसा करता तो जो साउथ एशियन प्रोसेस है इससे आगे बढ़ने का एक मौका मिलता। तो हम एक बहुत बड़ा मौका साउथ एशियन की जो कंट्री है उससे छीन रहे हैं। पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे चैलेंजेज आए हैं, इसे हम मना नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा इशू है पेंडेमिक और आने वाले दिनों में बना रहेगा। सार्क का रिवाइव होना, सार्क में जान डालना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत सारे जो कॉमन चैलेंजेज हैं उसको सारे देश मिलकर एक साथ उसे हैंडल कर सकते हैं जो पेंडेमिक की वजह से आए हैं। साउथ एशिया का एक स्टडी से पता चला है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उनका एक्सपीरियंस पेंडेमिक को लेकर बिल्कुल यूनिक रहा है, जो कि बाकी देशों से बिल्कुल अलग है। इस पर भी आगे चल के स्टडी होने की ज़रूरत है, इस पर ज़रूरत है कि इसके ऊपर गहन अध्ययन किया जाए और पता किया जाए कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमारे जो एक्सपीरियंस है बाकियों से अलग है, ताकि आने वाले दिनों में अगर फ्यूचर में कभी इस तरह का पेंडेमिक आए तो हम उससे आसानी से निपट सकें, हमारी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है उससे आसानी से काउंटर कर सकें। उसके लिए भी ज़रूरी है कि हम इस पर स्टडीज़ करें और इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो, डिस्कशन हो, ताकि हम इससे आने वाले दिनों में इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने में सक्षम हो सकें। ये जो अप्रोच है ये बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ट्रायल के लिए, जो वैक्सीन आने वाले दिनों में बटने वाली है उसके ट्रायल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का अप्रोच अपनाया जाए। कोल्ड स्टोरेज का एक इशूज़ है, उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि जो साउथ एशिया का जो बहुत बड़ा मार्केट है उसे रिप्रेजेंट किया जाए। इसके लिए भी ज़रूरी है कि सार्क की मीटिंग की जाए। पेंडेमिक ने साउथ एशियन की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, ये भी एक इशू है जिस वजह से इस मीटिंग को बुलाया जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ओवरऑल GDP के स्लो डाउन की बात छोड़ भी दें कि इसके अलावा भी तो ग्लोबल जॉब्स बहुत हद तक कट हुई हैं, इसमें 22% जो रेवेन्यू है वो पूरी तरह से घटा है। इसका रीज़न रहा है माइग्रेंट लेबर्स या फिर जो रिफ्यूजी रहे हैं, जो साउथ एशियन कंट्री से आते रहे वो रहे। इसमें जो लॉस हुआ है वो 10.77 मिलियन जॉब का लॉस हुआ है, उसमें लगभग $52.32 बिलियंस GDP में जो टूरिज्म सेक्टर से लोन आता है, केवल टूरिज्म सेक्टर से आता है, वो प्रभावित हुआ है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। ये सब कोविड-19 की वजह से हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें इस तरह के लॉसेस की बात की है और सजेस्ट किया है कि साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनको कलेक्टिवली मिल के काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली लेबर लॉ के ऊपर उनको एक स्टैंडर्ड लेबर लॉ बनाने की ज़रूरत है और इस रीजन में कलेक्टिवली मिल के काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो इंट्रा रीजनल या ट्रांस रीजनल अप्रोच अपना सके टूरिज्म को लेके। और इस एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल जो दिखता है इस चीज़ को लेके वो ईस्ट अफ्रीकन सिंगल जॉइंट वीज़ा को आप देख सकते हो। इसमें उन्होंने एक सिंगल जॉइंट वीज़ा निकाल दिया ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए, या सिमिलर एक जॉइंट टूरिज्म इनिशिएटिव लाइक मेकोंग रीजन के लिए या कैरेबियन आइसलैंड के लिए। तो ये जो एग्जाम्पल है इससे हमको सीख सकते हैं और साउथ एशिया में भी इस तरह के हम अप्रोच अपना सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का सजेशन हमारे लिए। अब एक समय आ गया है रीजनल इनिशिएटिव के लिए, रीजनल इनिशिएटिव भी लेना बहुत ज़रूरी है। इस बारे में बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि लंबे समय तक ये जो पेंडेमिक है इसका इफेक्ट बना रहेगा और
एक जो लंबा टारगेट अगर हम लेके चले तो लंबे समय के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो कुछ हद तक शिफ्ट होने वाली हैं आने वाले दिनों में। वो शिफ्ट होगी हेल्थ सिक्योरिटी पे लेके, फूड सिक्योरिटी पे लेके, जॉब सिक्योरिटी पे लेके। ओवरऑल अगर देखा जाए तो साउथ एशियन का जो अप्रोच है इससे बेनिफिट होगा अगर हम इस चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसका जो रीजनल इनिशिएटिव है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस पर किए तो हम बहुत सारी चीज़ों को सुधार सकते हैं। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही बड़ा होगा, ग्लोबल ट्रेंड पे भी दिखेगा। उससे जो हमारे डिसलाइक हुए हैं ग्लोबलाइजेशन को लेके वो बढ़े हैं। ट्रेड में एक अजीब सा माहौल बना है, लोगों की पसंद कुछ हद तक ग्लोबलाइजेशन को लेके घटी है। वो फिर से अपने आप को अपने रीजन में या अपने देश में सीमित करने की कोशिश करेंगे। माइग्रेशन भी घटेगा, माइग्रेशन पे भी लोगों ने पाबंदी लगाई है। और इसका रीज़न रहा है जो पेंडेमिक है उसको मतलब माना गया है कि चाइना से पूरे देश में फैला है। ये भी एक रीज़न रहा है कि लोगों ने माइग्रेशन को पूरी तरह से सील कर दिया और इसे बंद कर दिया। आने वाले दिनों में जो हमारे नेशनलिज्म की बात होगी उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेल्फ डिफेंस के ऊपर, डिपेंडेंस के ऊपर फोकस होगा, लोकलाइजिंग सप्लाई चेन के ऊपर फोकस होगा। इन सब चीज़ों का ट्रेंड बढ़ेगा आने वाले दिनों में, ये ट्रेंड बढ़ता रहेगा। जबकि ये बहुत ही असंभव है, ये संभव नहीं है किसी हद तक। ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात है कि कोई भी कंट्री अपने आप को ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह से कट ऑफ कर ले। आप ग्लोबल मार्केट को किसी भी तरह से नेगलेक्ट नहीं कर सकते और किसी भी कंट्री के लिए संभव नहीं है कि वो अपने आप को ग्लोबल मार्केट से दूर कर ले। लेकिन उसके अलावा जो रीजनल इनिशिएटिव हैं वो बढ़े हैं, उसकी तरफ लोगों का ट्रेंड बढ़ेगा और वो जो इशूज़ रहेंगे वो नहीं ज़्यादा गर्म होंगे नहीं ज़्यादा ठंडा होंगे, तो मीडियम इशूज़ बना रहेगा और वो एक हैप्पी मीडियम के रूप में काम करेगा ग्लोबलाइजेशन और हाइपर नेशनलिज्म के बीच में। हाइपर नेशनलिज्म भी नहीं होना है, ग्लोबलाइजेशन भी नहीं होना है, उसके बीच में बने रहना है। तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि गोल्डीलॉक ऑप्शन, एक जो ऑप्शन चुनेगा एक पूरा विश्व, वो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इसे हैप्पी मोमेंट बोल सकते हैं। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे ध्यान देने की ज़रूरत है कि पूरा वर्ल्ड अब डिवाइड होगा रीजनल ट्रेड अरेंजमेंट को लेके। पूरा वर्ल्ड अब इस पर डिवाइड होगा, छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे जो उस रीजन के होंगे और उसमें ट्रेड होगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा का एक एग्रीमेंट हुआ है, इस तरह के एक ग्रुप बने। दूसरा द साउथर्न कॉमन मार्केट का एक ग्रुप बना है और इस तरह से यूरोपीय यूनियन का एक ग्रुप बनेगा। इस तरह से अफ्रीकन कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया का एक ग्रुप बनेगा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का एक ग्रुप बना है। इस तरह से रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे रिसेप बोलते हैं, इसका एक ग्रुप बना है। इसमें सिर्फ इंडिया है, इंडिया का एक ही रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट इस समय प्रेजेंट में है, वो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साप्टा। तो ये एक एग्रीमेंट है जिसमें इंडिया है, बाकी किसी में इंडिया नहीं है। चाइना का मिशन क्या होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि चाइना आने वाले दिनों में क्या करेगा। तो चाइना जो डील करेगा चैलेंजेस को, जो चाइना की तरफ से चैलेंज आएंगे उसे भी डील करने की ज़रूरत है। उसमें इंडिया के लिए एक बॉर्डर इशूज़ तो होगा और नेबरहुड इशूज़ भी होगा। बॉर्डर तो इशू है चाइना का, और उसके साथ जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी इशूज़ हैं। उन दोनों को इंडिया को डील करना होगा बहुत ही स्ट्रांगली, और ये एक इंडिया के लिए आने वाले दिनों में चैलेंज बने रहेंगे और इसके पीछे कुछ हद तक चाइना का हाथ भी माना जाएगा। तो ये बहुत हद तक क्लियर है कि जो टेंशन है पाकिस्तान और नेपाल के साथ, तो आने वाले दिनों में ये सब चाइना की वजह से है और आने वाले दिनों में बढ़ती रहेगी। तो सार्क के जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी चाइना की तरफ जाएंगे क्योंकि उनका BRI में प्रोजेक्ट है, वो सब BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो उनका झुकाव चाइना की तरफ रहेगा और इंडिविजुअली चाइना उन पर इम्पैक्ट डालता रहेगा। 2005 से लेकर 2014 तक के बीच में चाइना ने हर बार कोशिश की है कि वो सार्क को ज्वाइन करें, और जब इसकी सार्क की मीटिंग हुई है तब चाइना के इशूज़ को भी उस पर डिस्कस किया गया है और पूछा गया है कि क्या चाइना को अब ऑब्जर्वर स्टेट से हटा के एक मेंबर स्टेट बना दिया जाए। लेकिन हर ओकेज़न पे एक चीज़ कॉमन थी, इंडिया और जो दूसरी इंपॉर्टेंट कंट्री है उन्होंने इसको अपोज किया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि नहीं, चाइना की चलो माना कि उसकी जो साउथ एशियन कंट्री उनके साथ बाउंड्री लगती है चाइना की, लेकिन ओवरऑल चाइना साउथ एशियन कंट्री नहीं है, साउथ एशियन कंट्री नहीं है, इसलिए उसको साउथ एशियन कंट्री के साथ मर्ज होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे रिजेक्शन के बावजूद चाइना ने क्या किया है कि अपने आप को साउथ एशिया की तरफ पुश करता रहा है, साउथ एशिया की तरफ अपने इंटरेस्ट को हमेशा बढ़ाता रहा है। बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, ट्रेड के फील्ड में, टूरिज्म के फील्ड में, साउथ एशियन जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर कराने की फील्ड में बहुत सारा काम किया है। पिछले कुछ सालों में चाइनीज़ गवर्नमेंट और जो वहाँ की पार्टी है उसकी जो विंग है, उन्होंने जैसे कि यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट है, इन्होंने इस पेंडेमिक को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया है ताकि वो साउथ एशियन कंट्री की तरफ अपने मिशन को आगे बढ़ा सकें और उसे अचीव कर सकें। मेडिसिन भेजने के अलावा जो PPT किट है वो भेजना और प्रॉमिस करना कि आने वाले दिनों में जैसे वैक्सीन बनेगी तो सारे कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे अपने हेल्थ सिल्क रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत। चाइना के जो वाइस मिनिस्टर हैं उन्होंने अलग अलग 3 सेपरेट मीटिंग की है, उसमें अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ, और उन्होंने इकोनॉमिक इशूज़ को डेवलप किया, इशूज़ को डिस्कस किया है और बोला है कि सैनोवैक जो मेडिसिन है अगर जैसे बनेगी उसकी एबिलिटी आप लोगों को कराई जाएगी। एक्सपर्ट इस तरह के सजेशंस दे रहे हैं कि
ये जो बीजिंग की जो मीटिंग है वो सार्क कंट्रीज़ के साथ, उसमें इंडिया और भूटान नहीं होगा, उन दोनों को छोड़ के बाकी लोगों के साथ बीजिंग अपनी मीटिंग कर सकता है, क्योंकि ये सारे जो है वो BRI प्रोजेक्ट के हिस्सा हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में चाइना इनको इनवाइट भी करे कि वो आएँ और रिसीव को ज्वाइन करें, जिसको ऑलरेडी इंडिया ने ज्वाइन करने से मना कर दिया है। अब इंडिया के स्टेप्स क्या होंगे जो कि अधिक बायलैटरल हो सकते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है अभी देखते हैं। इसके अलावा या इससे अलग बोला जाए तो इंडिया का जो स्टेप्स रहा है हेल्थ और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को लेकर इस रीजन में रहा है, वो अपनी हेल्थ और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के इस रीजन में बढ़ा रहा है। एक सार्क मीटिंग को छोड़ दिया जाए जो मिस्टर मोदी ने कन्वे किया था मार्च में, उसके अलावा उसको भी एक बायलैटरल इनिशिएटिव बोल सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिवली साउथ एशिया के देश उसमें नहीं आए थे। तो एक बायलैटरल इनिशिएटिव था जो इंडिया ने लिया था। ये कुछ ऐसे रीज़न है जिसमें सार्क के लीडर्स मिस्टर मोदी को छोड़ के बाकी सार्क के लीडर उन्होंने बोला था कि जो सार्क की मीटिंग है वो अर्जेंटली बुलाने की ज़रूरत है ताकि हम सार्क को फिर से पुनर्जीवित कर सकें। तो जो सार्क का चार्टर डे रहा है उसमें इन सारे लीडरों ने इस तरह के मैसेज डाले कि सार्क की मीटिंग जल्द से जल्द बुलाई जानी चाहिए ताकि सार्क के अस्तित्व को बचाया जा सके। सिर्फ हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इस तरह के मैसेज नहीं डाले, क्योंकि उसने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि ये मीटिंग पाकिस्तान में होगी, हम अटेंड नहीं करेंगे। तो एक फिर से सजेशन दिया जा रहा है कि निराशा के बावजूद इसके अस्तित्व के लिए तर्क बरकरार है। माना कि निराशा है, अभी भी इसको लेके हम पूरी तरह से उत्साहित नहीं है, अभी हम पूरी तरह से निराश हो चुके हैं इसको लेके, लेकिन इसके बावजूद भी हमें नहीं बोल सकते कि इसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। इसका अस्तित्व आज भी बरकरार है, जबकि इतिहास और राजनीतिक शिकायतों को अलग अलग माना जा सकता है। हाँ, इतिहास या फिर जो इसकी पॉलिटिकल जो ग्रीवेंसेज रही हैं वो अलग रही हैं, लोगों की अलग अलग शिकायतें लोगों की रही हैं पॉलिटिकल लेवल पर या हिस्ट्री लेवल पर देखा जाए तो, लेकिन इसके बाद भी भूगोल वास्तविक है। लेकिन जो इनकी रियलिटी है वो इनकी ज्योग्राफी है वो हमेशा बनी रहेगी। तो ज्योग्राफिकली ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अगर हम बीजिंग की नज़रों से देखें इन चीज़ों को तो उसमें भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ हैं, चलो भारत उसमें उनका एक हिस्सा है, भारत उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो LAC पे चीज़ें हो रही हैं, वर्तमान में जो LAC पे भारत के खिलाफ PLA की रणनीति रही है, या भविष्य में जो उसके बाकी जो दोस्त हैं जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, उनके साथ इंडिया के डिस्प्यूट्स फ्यूचर में भी बने रहेंगे। तो उन सबको बनाए रखने के लिए चाइना बहुत हद तक जिम्मेदार है और चाइना इस तरह की कोशिश करता रहेगा। तो ये चाइना की नज़र से अगर हम देखें तो सार्क का ये रोल होने वाला है। अब नई दिल्ली को क्या करने की ज़रूरत है? अगर हम नई दिल्ली के आईने से देखें, नई दिल्ली की नज़र से देखें तो उसे क्या करना चाहिए चीज़ों को लेकर? तो उसे अपने आप को ढूंढने की ज़रूरत है, उसे अपने आप को ढूंढना होगा फिर से, जिसके साथ अपने दक्षिण एशियाई पड़ोस को देखना चाहिए। तो उसे अपने आप को ढूंढना होगा और अपने जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनको फिर से देखने की ज़रूरत है। एक ऐसी इकाई जिसके पास एक सामान्य भविष्य है, एक ऐसी यूनिट के रूप में उन्हें देखने की ज़रूरत है जिनका एक कॉमन फ्यूचर है, सबकी ज़रूरतें एक जैसी हैं, इस तरह से उन्हें देखने की ज़रूरत है। और वैश्विक मंच पर भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बल गुणक के रूप में है। और हमें इस तरह से भी देखने की ज़रूरत है कि एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में हमें उन्हें देखने की ज़रूरत है। इंडिया का जो एम्बिशंस है ग्लोबल स्टेज पे उस लेवल से देखा जाए तो इंडिया का जो एम्बिशंस है कि एक वैश्विक मंच या ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को डेवलप करना, उसके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो सार्क हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम सार्क की इंपॉर्टेंस को ठीक से समझें और उसे ठीक से आगे बढ़ाएं तो सार्क आने वाले दिनों में काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। माना कि पाकिस्तान के कुछ इशूज़ हैं, उस इशूज़ को दूर किया जा सकता है और उसे निगलेक्ट भी किया जा सकता है। चलो पाकिस्तान के इशूज़, लेकिन बाकी देश आपके साथ सहमत है तो हम सार्क को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम सार्क को पीछे रख के बिम्स्टेक को आगे बढ़ाना चाहें तो ये शायद जाती होगी सार्क के साथ। तो हमें सार्क को सार्क रहने देना, बिम्स्टेक को बिम्स्टेक रहने देना, और दोनों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि हमारा अस्तित्व इस एरिया में बना रहे, ताकि चाइना इस पर हावी ना हो सके। तो ये सारे सजेशन के साथ इस आर्टिकल को खत्म किया जा रहा है। फिर कल से मिलता हूँ, कल फिर से मिलता हूँ एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय।